आप सभी को मेरा नमस्कार। यह आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। द्वितीय खंड की ओर गंग 8-6-3-4। प्रिय आनंद जी, 8 अगस्त को फेनबो से लौटकर लासा पहुंचे। उससे पहले की बात पिछले पत्र में लिख चुके हैं। इस एक महीने में कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ साम्यवाद ही क्यों को समाप्त किया। पहले लासा जाने का इरादा था, किंतु फेनबो के प्रांत में आने से हमारे फोटोग्राफर नातिला ने एकदम मन ढीला कर दिया। हमारे पास किताबों के फोटो लेने का कैमरा नहीं। कैमरा तो है किंतु वह ग्याची में पड़ा है। कोई आने वाला आदमी नहीं मिला कि उसे यहाँ लावे। दूसरे सभी पुस्तकें जो यहाँ हैं, बिना भोट सरकार की आज्ञा के देखने को मिल नहीं सकती। रिजेंट और महामंत्री ने कहा भी कि पत्र शीघ्र भेज देंगे, किंतु वह नहीं ही मिला। उसकी उतनी आशा भी न थी। यदि मिलेगा तो ज्ञानची भेज देंगे। लासा के लिए खच्चर भी नहीं मिला। इस प्रकार इस बार समय नहीं जाना हुआ। ज्ञानची के लिए एक सज्जन 4 तिथियों तक वादा करते रहे। आखिरी तिथि उन्होंने बहुत विश्वास दिलाकर 6 सितंबर मुकर्रर की, किंतु कल पूछने पर मालूम हुआ अब जरूर 11 सितंबर को भेजेंगे। खच्चर के मालिक भोट के एक सरदार हैं, तो भी यहाँ के लोगों में तो ये बात आदत में शामिल हो गई है। आखिर में कल ही पक्का निश्चय कर लिया था ज्ञानची चल देने के लिए। छूसिन शर वालों को 4 खच्चर देने के लिए कहा। खंजरों की हिफाजत के लिए डेपुर मठ का एक भिक्षु चलने को तैयार हुआ। हम और गेशे चलने को तैयार। आज सवेरे पहले तो मंगोल भिक्षु मुश्किल से तैयार हुआ, फिर मिलने पर बोला मैं विहार से कपड़ा लत्ता लेकर रास्ते में तैयार रहूंगा। खैर, हमने खच्चरों को कसने को कह दिया। छूसिन शर वालों ने वह काम फेनपो यात्रा में तलवार उठाने वाले सो नमगिंजे को दे दिया। हमें पहले ख्याल न हुआ। उसने छूसिन शर के 12 खच्चरों में एक बूढ़े, एक लंगड़े, 2 और भी करीब करीब वैसे ही कस दिए। 6 बजे सवेरे लासा छोड़ा। शहर से बाहर निकलकर देखा तो मालूम हुआ खच्चरों की मुहरी भी नहीं और न रात को बांधने की रस्सी। हमारे खश्वर पर तो उसने नीचे का मोटा गहा भी नहीं लगाया, जिसके बिना खश्वर की पीठ जल्द कट जाती है। हमने लंगड़ी खचरी को कुछ दूर तक साथ में चलने वाली दूसरी खचरी से बदलना चाहा, जिसका विरोध छूसिन शर के दूसरे खच्चर नौकर ने किया। बहुत 3 आग्रह देखने पर वह लौट गया और उसने जाकर सो नमगिंजे से कहा। हम लोग खेपुर बिहार के नीचे वाले गांव डेपुरु से आने वाले भिक्षु के इंतजार में रहे। इतने ही में सो नमगिंजे दूर से ही वहां चढ़ाते आया। उसके पास तलवार भी थी। हम हट गए, वह लाल खबर लेकर लौट गया। पहले इरादा था साथ में भेंट कर लासा से छूसिन शर से दूसरा खश्वर मंगावे, फिर छूसिन शर वालों की भी कठिनाई का ख्याल आया। दूसरे खच्चरों को खिलाने वाले आदमी का भी पता नहीं। अंत में सोच विचार कर छूसिन शर के खच्चरों को लौटा देने का निश्चय किया। संयोग से उसी वक्त कुछ गधे वाले आ गए। उन्होंने 3 गधों पर हमारा सामान लाद लिया। ब्रह्मपुत्र की धार तक के लिए किराया ठीक हुआ। आज लासा से 10 मील पर इस गांव में ठहरा। ब्रह्मपुत्र के नेपशोला पर बहुत दाने पड़ रहे हैं। इधर भी रास्ता खतरनाक है, तो भी लासा बेकार बैठे रहने से चलना ही अच्छा। साथ में प्रयाग और नटना म्यूजियम की चीजें भी हैं। खतरा बहुत अधिक है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। मैं और चित्रकार धर्मवर्धन 2 हैं। उनके पास एक पिस्तौल और एक छोटी तलवार है। और भी लिखता, किंतु बहुत लिखने का मन नहीं कर रहा है। पैदल चलने से थक भी गया हूँ। तिब्बत में गधे वालों का कायदा खच्चर वालों से अलग ही है।
जहां खच्चर वाले वहां गढ़े वाले 2-3 घंटा 9-10 बजाकर चलते हैं, रात रहते ही चल देते हैं। गधे वाले गांव में ठहरना भी नहीं चाहते, क्योंकि वहां उन्हें चारे के लिए दाम देना पड़ता है। हम लोग चाहते नहीं थे कि पटना और प्रयाग के म्यूजियम की चीजों तथा अपनी जान को लेकर गांव से दूर पड़े रहे। खैर, हमारे गधे वाले बड़े ही भले मानुस निकले। इनाम अकराम देने पर भी यदि तिब्बत में आदमी भले मानुस निकल जाए तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने हमारी बात मानकर ही ग के गांव में रहना स्वीकार किया था। गंग से 2 घंटा रात रहते 5 बजे ही चल पड़े। यद्यपि शुष्कनु पत्ता की परिवाह होने से रात अंधेरी थी, तो भी तारे काफी उजाला दे रहे थे। लासा 31 अक्षांश उत्तर है, इसलिए उत्तर और ध्रुव तारा उतना ही ऊपर क्षितिज में दिखलाई पड़ रहा था। एक बार मृगशिरा के खटोले ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया और दिल ने चाहा एक बार अपने परिचित तारों की ओर ख्याल करें, किंतु वह तो ठहर कर ही हो सकता था। हाँ, सूर्योदय से पूर्व ही पूर्व की पहाड़ियों पर एक प्रकाशमान तारा दिखलाई पड़ा, जो शायद शुक्र था। उसने पर्याप्त रोशनी दी। जानते हो, हम तिब्बत की रात को सफर कर रहे थे, जहाँ कि दिन को भी अकेले दुकेले मी की जान जाना बिल्कुल मामूली बात है। 9 बजे मारे गधे लासा वाली नदी के तट पर ठहराए गए। उन्हें पहाड़ पर घास चरने के लिए छोड़ दिया गया और हम लोग भी अपनी पेट पूजा में लग गए। धूप बड़े कड़ाके की थी, छाता लगाए बिना गुजारा न था। राहगीर ने कहा, आपका साथी माँ गोल भिक्ष आगे जा रहा है। वह पूछ रहा था, खच्चर पर चढ़े भारतीय भिक्षु क्या आगे मिले? अब मालूम हुआ कि जिन्हें हमने खंजरों के लिए ठीक किया था, खंजरों के लौटा देने पर भी वह हजरत आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग 2 बजे फिर रवाना हुए। कुछ धूप भी थी और इधर शरीर में थकावट मालूम हो रही थी। हिम्मत तो और अब भो पैदल चलने के लिए थी, किंतु प्यास बहुत लग रही थी। शाम को जट्समंग गांव में पहुंचे तो बुखार आ गया। रात को कुछ नहीं खाया। मकान वैसे अच्छा था, किंतु बत्ती बालने के बाद ही से शरीर का कोई कोई भाग चुनचुनाने लगा। पहले उधर ख्याल नहीं गया। सब लोग सो गए, हम भी लेटे। अब सारे शरीर में चुनचुनाहट हो रही थी। उठने में यालस सी थी। लेटे लेटे सोच रहे थे पिस्सू हैं या खटमल, किंतु और देर तक मन बहलाव करना मुश्किल था। टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। आ खटमल दादा, तुम पहुंच गए। हाथ को बदन की एक चुनचुनाहट पर फेरा तो मालूम हुआ, पिस्सू भी। अब क्या किया जाए? थोड़ा सा ज्वर भी था ही, तो भी हमने खुली छत पर सोना ही अच्छा समझा। संगवर्धन को भी नींद नहीं आ रही थी। जगाया और अपना बिछौना ले छत पर पहुंचे। तो भी बिछौने ओढ़ने में काफी दोनों जाति के सज्जन चले आए थे, इसलिए रात को नींद अच्छी तरह नहीं आई। हाँ, ज्वर के आगमन से यह मालूम हो गया था कि कल पैदल नहीं चला जाएगा। खोजने पर छूसुर भर के लिए एक घोड़ा मिल गया। लासा से चलते वक्त कुशोतंड, लासा के तार अफसर, को सूचित कर दिया था। फिर खश्वरों को लेकर लौटने वाले सुखयोगी से भी सब बात कह देने को कह दिया था। छूसुर के तार घर, यहाँ लाइन देखने के लिए टेलीफोन मात्र है, में पहुंचते ही मालूम हुआ कि कुशोतंड ने फोन कर दिया था और यहाँ के सज्जन ने कल सवेरे के लिए 2 घोड़े भी तैयार कर लिए हैं। किंतु हमें तो आज ही चल देना था। ज्वर के आते ही अब ख्याल होने लगा शीघ्र से शीघ्र आगे पहुंचने का। ऐसा न हो कि कहीं रास्ते ही में रुक जाना पड़े। खाने की तो भूख नहीं थी और ज्वर भी था, तो भी शरीर में ताकत कायम रखने की भी अत्यंत आवश्यकता थी। नहीं तो 2 बड़ी बड़ी आतों को पार कर आगे पहुंचना हंसी ठट्ठा नहीं।
उसी समय भगवान कृष्णचंद आनंदकंद के वचनानुसार परम सात्विक शुक्लांबरधरम विष्णु शिशिवर्ण का ध्यान आया। दूध में मिलाया तो गया 4 श्वेत सालिप्रामों को, किंतु हम तिहाई दूध भो नहीं पी सके। 2 बजे रवाना हुए एक दूसरे घोड़े पर। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर कोनचागु लौटते मिले। मालूम हुआ वह सब घाट तक पूछने गए थे। बड़ा अफसोस हुआ कोनचोग की परेशानी के लिए। उसको कुछ पैसा दिया, कुछ सांत्वना की बात कही, फिर कोनचोग लासा की ओर और हम आगे की ओर। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दिल में व्यथा होने लगी। कोनचोग को कुछ और पैसा देना चाहिए था। बड़ा ही भला मानुस था, लेकिन अब तो वह दूर चला गया था। रात को से मत हो गांव में रास्ते ही पर ठहरे। कल रात के अनुभव ने बतला दिया था कि घर में रहने से पेड़ के नीचे रहना अच्छा है। पेड़ के नीचे ही डेरा पड़ा और बड़े आराम से सोए। हाँ, यह मालूम होना चाहिए कि छूसुर से 1.5 मील चलकर हम दूसरे रास्ते जा रहे थे। पहले हमारा जाना खमवाला जोत से हुआ था। बरसात में छूवोरी के दास का छक समघाट बंद हो जाता है, क्योंकि नदी को धार का वेग और विस्तार जाता है और उसमें काठ का चौकोर डोंगा नहीं चलाया जा सकता। छूवोरी पहाड़ को उस पार देखा। ये खास भारत से आया पहाड़ है, ऐसा सभी भूटवासियों का विश्वास है, और हम भारतीयों को भी देशभक्ति के नाते उसे स्वीकार ही करना चाहिए। इस पर्वत की उसी तरह परिक्रमा की जाती है जैसे चित्रकूट की। इसके चारों ओर 108 विहार, 108 चैत्य और 108 चश्मे बतलाए जाते हैं। 11 दिसंबर 1934 को फिर रात रहते हो चल दिया। कुछ देर पर रास्ते में 2 महान स्तूप दिखाई पड़े। अनुराधपुर के रत्नमल्य जितने तो नहीं, तो भी बहुत ऊंचे हैं। दिन होता तो और देखते और फोटो भी लेते। ये बिल्कुल बेमरम्मत हैं। आगे वह खोर का मठ मिला, फिर छोस्को यंगचे का बहुत ही विशाल विहार, जिसके पास में सफेदे के कितने ही बड़े बड़े बाग भी हैं। इन विशाल मठों और उनके निवासी भिक्षुओं को देखकर चित्त को खेद होता है। भूटवासियों को उन्होंने ही बहुत से दुर्गुण सिखलाए हैं। भूटवासियों के लिए तब तक भले दिनों की आशा नहीं, जब तक यह इतनी संख्या में मौजूद रहेगी। दाल में नमक स्वाद का बढ़ाने वाला होता है, किंतु उसका खास परिमाण है। यदि दाल के भाग को भी नमक ही ने ग्रहण कर लिया, तो फिर वह दाल क्या खाने की रहेगी। आगे रास्ते में चलते एक पत्थर का खंभा मिला। भोट सम्राटों के लेख स्तंभों के बारे में कुछ जानकारी होने से तुरंत ही पहचान लिया, और गौर से देखने पर 2 और कुछ पंक्तियां भी दिखाई पड़ीं। छापा लेने भर के लिए समय न था। 1 बजे ब्रह्मपुत्र के धार पर पहुंचे। घंटे भर के इंतजार के बाद चमड़े की नाव ख्वा मिली और पार हुए। गांत्र में 3 बजे तक रहना पड़ा, तब नमप शिवा के लिए 2 घोड़ों और 2 बैलों का इंतजाम हुआ। रहने के लिए एक बड़े जमींदार के यहाँ इंतजाम हुआ। एक आदमी ने अपनी फूली नाक की दवा मांगी। टिड चर आयोडीन लगा दिया। फिर क्या था, उस 5-6 घर के गांव से 5-6 मरीज आ पहुंचे। 3 औरतों के फोड़े फुंसियों का असल कारण तो आवश्यक था। तिब्बत में, खासकर भारत और लासा के बीच के रास्तों में यदि कोई डॉक्टर आए तो उसे सबसे अधिक रोगी गर्मी और सुजाक के मिलेंगे। आज सवेरे 7 बजे हम व्यबशोला की ओर चला। पहले आसान चढ़ाई ने उत्साह बढ़ाया, किंतु आगे फिर दांत खट्टे होने लगे। साथ ही आज वर्षा भी होने लगी। भोट देश की जोते तो खून और डकैती के खास स्थान हैं। बड़ी सावधानी से जाना पड़ता है। वाबशोला की चढ़ाई कड़ी है और दूर तक है। धर्मवर्धन को ऊंचाई के कारण हिचकी सी आने लगी। हमने कहा एक अंडा निकालकर नाव खाने के साथ ही बंद हो गई। जोत पर पहुंचकर हमें एक और बीरी और सफेदे के वृक्षों वाली ब्रह्मपुत्र उपत्यका दिखाई पड़ रही थी,
और दूसरी ओर वृत्तों से सर्वथा शून्य नीलम जैसे पानी वाला युमडोक सरोवर की तटी। इधर उतराई बहुत दूर तक समान सी है, फिर कुछ कड़ोसी। हम तो आज सारी उतराई पैदल ही आए। 2 दिनों तक प्रायः उपवास ही रहा। हाँ, शरीर में शक्ति रखने के लिए कल ही 1 दर्जन अंडों का फलाहार हुआ था और आज भी चलने से पूर्व 3। उन्होंने काफी ताकत दी। आज रात के भात बनवा कर खाया, साथ में कुछ सूखी मछलियों का सालन था। अन्न मीठा लगा। 5 बजे शाम को पेदे जोड़ पहुंचे। तारघर, यहाँ भी टेलीफोन मात्र। पहुंचने पर मालूम हुआ कृपालु कुशो तंदर ने यहाँ भी मदद देने के लिए सूचना दे रखी है। यहीं ये पत्र लिख रहा हूँ। मालूम हुआ कल नंगरचे से सर चार्ल्स बेल यहाँ आ रहे हैं। वह समय आदि को देखने के लिए इस वृद्धपन में भी विलायत के आराम को छोड़कर आ रहे हैं। हो सकता है कल रास्ते में भेंट हो। 4 दिन में ग्याचे तो पहुंच सकते, किंतु यदि सवारी बार बर्दारी का प्रबंध होता तब ना। आज इतना ही। नगचे 13 सितंबर 34। युमडोक सरोवर की यह उपत्यका बहुत ठंडी है। ऊंचाई 14,000 फीट से क्या कम होगी। इसीलिए यहाँ सर्दी से बचने का काफी इंतजाम करना पड़ता है। हम लोग आज भिनसारे 6 बजे ही चल पड़े। वैसे सीधा रास्ता होता तो नंगचे 3-4 घंटे से अधिक का रास्ता हमारे सुस्त साथियों के लिए भी न था, किंतु झील की एक घुमाव के साथ एक बड़ी दुम एक और बढ़ जाती है, जिससे 6-7 मील का चक्कर पड़ता है। इस दुम के साथ आगे को टशी लहोपो का रास्ता गया है। प्राय 1 दिन आगे जाने पर रोम प्रदेश है, जहाँ पर 11वीं सदी में भारतीय पंडित सूक्ष्म दीर्घ कितने ही समय तक रहे थे। यही के डक पा नामक परिवार में 15वीं शताब्दी के 35 सुंदर चित्रपट हैं। बहुत इच्छा तो थी जाने की, किंतु चित्र लेने का कैमरा ज्ञानची में पड़ा है। जाड़े के 2 महीनों तक झील जम जाती है, फिर लोगों को इस दुम की परिक्रमा करनी होती है। हमारे घोड़े नमपशेव तक के लिए थे। जब वह 1 मोल करीब रह गया तो सर चार्ल्स बेलू और उनके साथी मिले। अपने ही उन्होंने घोड़े को खड़ा कर दिया और कहाँ से आते हैं, किस काम से गए थे पूछा। पहले वह हिंदी ही में बोलते रहे। मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही थी। कहाँ ये 70 वर्ष का मुट्ठी भर हाड़ हिमालय के इन दुर्गम पहाड़ों को पार करने की हिम्मत कर रहा है, और कहाँ हमारे नौजवान। इसमें शक नहीं उनके पास 25 घोड़े गधे सामान हैं, और नौकर भी, किंतु वह तो हमारे धनी नौजवान भी कर सकते हैं। उनसे हिमालय की कठिनाइयां शून्य के बराबर नहीं की जा सकती। बेल साहिब को तिब्बत वाले बेल सुनछैन कहते हैं। लुनछैन भोट शासक दलाई लामा के बाद दूसरा पद है। इस पदवी को सर चार्ल्स के मित्र स्वर्गीय दलाई लामा ने प्रदान की थी। सर चार्ल्स ने जब दलाई लामा के मरने के पहले एक बार फिर तिब्बत और लासा देखने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। सर चार्ल्स अपने पुराने मित्र को न देख सके, इसका अफसोस उन्हें जरूर होगा। उनके साथ चलचित्र लेने का कैमरा भी है। बेल साहिब की 2 पुस्तकें पहले भी तिब्बत के लिए सबसे अधिक जानकारी देती है। इस यात्रा से भी बाहर की दुनिया को तिब्बत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सर चार्ल्स ने कुछ रुपये देने चाहे, जिसे मैंने धन्यवाद पूर्वक अस्वीकार कर दिया। प्रायः 20 मिनट तक घोड़े पर चढ़े ही चढ़े बात करके हम लोगों ने अपना अपना रास्ता लिया। नमपशेव के चोला भाईजी ने ज्ञानची के लिए स्वतः न देने के बहाने खोज लिए। आखिर 4 घंटे विश्राम के बाद निंगे तक का प्रबंध कर दिया और हम यहाँ पहुँच गए। कुंशो तंड की सूचना के अनुसार यहाँ के भी तारघर वाले सज्जन ने रहने आदि का प्रबंध कर रखा था। घोड़े भी मिल ही जाते, यद्यपि कुछ महंगे,
किंतु सौभाग्य से आज नेपाल राजदूत ज्ञानची से यहाँ पहुँचे और उनके पहुँचाने वाले घोड़े आसानी से मिल गए। परसों तक ज्ञानची पहुँच जाएंगे। ज्ञानची 16 सितंबर 34। कुछ तरद्दुद तो हुआ, किंतु नंगचे से रालुर के लिए 4 घोड़े मिल गए। किराया भी 8 आना घोड़ा के करीब पड़ा। घोड़े वाले नेपाली वकील के पहुंचाने के लिए बेगाड़ में आए थे। आज ही उन्हें घर लौट जाना था, जो कि 35-36 मील पर था। 5 बजे रात ही को अंधेरे में हमें कूच कर देना पड़ा। चलने के वक्त भी आसमान में बादल छाए हुए थे। सुबह होते होते तो बूंदें भी पड़ने लगीं। हम लोग 14,000 फीट के ऊपर जा रहे थे, ऊपर से बूंदाबांदी, फिर सर्दी क्यों न लगे। हमको ज्यादा चिंता थी म्यूजियम की चीजों और पुस्तकों की। हमारे घोड़े वालों की चले तो वह उसे दैव पर छोड़ दें, किंतु हमने आग्रह करके उन्हें बरसाती और नमद से ढकवाया। पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर उसी समय बर्फ पड़ रही थी। 10 बजे के बाद तक यही समा रहा। 11:30 बजे के करीब हम खारू लाजोत पर पहुंचे। लासा से ज्ञानची तक 5-5 मील पर सरकार ने डाकियों के लिए घर बनवा दिए हैं। एक डाकवाले का घर जोत से बिल्कुल लगा हुआ है। 16,000 फीट पर यह मकान है। इतनी ऊंचाई पर रहने वाले तथा पैदा होने वाले आदमियों पर उसका असर जरूर होता है। आजकल ही यहाँ हाथ पैर ठिठुर जाते हैं, फिर जाड़ों की बात ही क्या, और ये लोग 12 मास यही रहते हैं। हम लोगों के पहुँचते ही डाकिया की अधेड़ स्त्री ने, जो अपने पति से उम्र में दूनी से क्या कम रही होगी, आकर हमारे घोड़ों को पकड़ा। घर की छत बहुत नीची है और वह सारी धुएं से काली है। हम लोगों के आसन पर बैठते ही उसने आग बाल दी। चाय की देगची चढ़ा दो। हमारे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। थोड़ी देर में गर्माहट पैदा हो गई। बिस्कुट और नमचे से लाए सूखे भेड़ के मांस का फलाहार शुरू हुआ। खौल जाने पर खूब आड़े हाथ मक्खन डालकर चाय बनाई गई और फिर लगे प्याले ढलने। भोजन और विश्राम कर हम फिर चले और 4 बजे शाम कोरालुर के तारखंग में पहुंच गए। हम सोच रहे थे यहाँ पर भी कोई चोला होगा, किंतु पूछने पर एक स्त्री ने कहा मैं ही तार भेजने वाली हूँ। उनको कुशो तंत्र के अतिरिक्त नगर के बाबूजी ने भी हमारे बारे में फोन कर दिया था। इस वक्त घोड़े तैयार न थे, अन्यथा आज ही 17-9-3-4 हम रालुर मठ हो आते। रालुर का तार खरू पुरानी चीनी चौकी में है। चीन से तिब्बत निकल जाने पर उनकी बहुत ही कम चीनी इमारतें रख छोड़ी गई। शत्रुता के कारण सभी को भूटिया लोगों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। रालुर भी काफी ठंडी जगह है, ये तो इसी से मालूम है कि उसके बहुत नीचे तक कोई वृत्त नहीं जम सकता। रात को ज्ञानची के लिए 4 घोड़ों की बात चलने लगी, तो भी कोई निश्चय न हो सका। इतना पक्का हुआ था कि कल हम लोग रालुर मठ देखने जाएंगे। सवेरे 1-5-9-3-4 4 घोड़े ठीक हुए। हम लोग 2 घोड़ों पर रालुरु मठ की ओर चले, जो कि 3 मील से कुछ ऊपर है। रास्ता बहुत चढ़ाई का नहीं है। इस मठ को 13वीं सदी के आरंभ में द्वयोन रस धर्म दोरसेक 1177-1236 ने स्थापित किया था। इसका संबंध विक्रमशिला के सिद्धनाडपाद के शिष्य मरवा के कर गृहपा संप्रदाय से है। हमें किसी ने बतलाया था, रालुरु मठ में तालपत्र की पुस्तकें तथा कुछ पुरानी मूर्तियां मिल सकती हैं। हम 9 बजे के करीब मठ में पहुंचे। मठ पहाड़ के मैदान में है। इस मठ की विशेषता यह है कि यहाँ भिक्षु और भिक्षुनियाँ दोनों एक साथ रहते हैं, और दोनों अधिकतर इसी मठ में पैदा हुए हैं। कौन किसका पुरुष और कौन किसकी स्त्री इसका बड़ा कोई कड़ा नियम नहीं है।
भिक्षु 70 के करीब होंगे और भिक्षुनियां 100 से अधिक। भिक्षुनियां बाल निकली एक प्रकार की लाल टोपी लगाती हैं, जो खोपड़ी सी चिपई सिर की भांति ही होती हैं। पुराना मठ किसी समय अच्छा बना था। इसमें 2 तल्ले हैं। भीतर के खंभे भी अच्छे हैं, किंतु नीचे से ऊपर तक आजकल बिच्छू घास सुखा जा रही है। इतना पुराना विहार होने पर भी लकड़ी की सीढ़ियों का न घिसना बतला रहा था कि यहाँ बहुत दर्शनार्थी नहीं आया करते। हमारे पास समय बहुत कम था, क्योंकि आज ही हमें ज्ञानची के लिए रवाना होना था। इसलिए पुजारियों और पुजारिनियों के आते ही हम दर्शन के लिए चल दिए। नीचे के तल में 4 देवालय हैं। इसमें एक में मैत्रेय, दूसरे में बुद्ध और बाकी 2 में और पीतल की मूर्तियां हैं। मूर्तियां सुंदर हैं। दीवारों पर किसी समय सुंदर चित्र थे, जो मिट चुके हैं। बहुत सी छोटी छोटी मूर्तियां ऊपर के 2 देवालयों में मुद्दर के साथ बंद करके रखी गई हैं। रालुर के लामा शुरू से ही सिद्ध होते आए हैं, इसलिए साधनों के लिए उन्हें महामुद्रा की परम आवश्यकता ठहरी। पहले के बहुत से लामों की पीतल की मूर्तियां ऊपर के एक देवालय में है। हमने तालपत्र और मूर्तियों के संबंध में पूछा। मालूम हुआ तालपत्र तो है ही नहीं और मूर्तियां भी बिकाऊ नहीं हैं। भिक्षुनियों का आग्रह ठहरने का था, किंतु शीघ्र हम घोड़े पर सवार हा लौट पड़े। तारखंड में पहुंचने पर 11 बज गए थे। सामान वाले घोड़े अभी ही रवाना हुए थे। एक प्याला चाय पी, ईंधन आदि का दाम एक सार चुकाया और फिर रवाना। बरसात के कारण जगह जगह रास्ता खराब हो गया है और कहीं खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो कहीं खड़ी उतराई। पहले हम बात कर रहे थे आज ही ग्याची पहुंचने की, किंतु अब वह दूर की बात थी। हाँ, हम लगातार चलते गए। रास्ते में 2 बार वर्षा भी आई और हमारे ऊपर के कपड़े भी भीग गए। एक जगह नदी के आर पार सुंदर इंद्रधनुष उगा था। सौंदर्य अद्भुत था। मालूम होता था पहाड़ों के स्तंभ पर रंग बिरंगा मेहराव लगाया गया है। अपने कैमरे में रंग न आने के ख्याल से दिल महसूस कर रह गया। आजकल सभी जगह श्वेत काटे जा रहे थे, काटने वाले स्त्री पुरुषों की गीत से सारी उपत्यका गूंज रही थी। और जगह देखने में आता है कि भिन्न भिन्न ऊंचाई पर फसल भी भिन्न भिन्न समय पर पकती है, किंतु आज लासा न गरजे और इधर एक साथ ही पक गई है। कारण शायद शरद का आगमन है। सर्दी से अब वृक्षों की पत्तियां पीली पड़ने लगी है। आखिर हम गोवशी के उस स्थान पर आए जहां राजनाथ की खच्चरों ने ठोकर खाई थी और वह एक चट्टान पर छाती के बल गिर गए। छाती में इतनो चोट आई कि थोड़ी देर तक वह अर्थ मूर्छावस्था में रहे। उस समय उनसे और मृत्यु से 4 अंगुल का फासिला था। यदि उतनी ही चोट छाती की बाएं ओर लगती, जिधर की कलेजा है, तो बस खात्मा था। पहले फरी के पास भी खचरी के भड़कने से वह गिर पड़ते। उस समय रस्सों की रिकाव उनके एक पैर में फंस गई। खचरी जोर से भागती गई। प्राय 2 फरलांग तक वह घसीटते गए। संयोग से भूमि बराबर सी थी, उसमें पत्थर न थे, और अचानक राजनाथ के हाथ के खचरी के पैर में पड़ने से वह गिर पड़ी। उस वक्त तो मृत्यु से कुछ मिनटों का फासिला था। पहली घटना से चिंता में पड़ गया था। फरो पहुंचने पर उनके M0A0 का परिणाम मालूम हुआ कि वह प्रथम श्रेणी में प्रथम हुए। बतलाओ, यदि कोई अनिष्ट हो जाता तो दिल में सदा के लिए कैसा एक कांटा सा चुभा रहता। और उन माता पिता और बेचारी स्त्री की क्या दशा होती। मेरा दिल तो ये सब सोचने में आज भी घबराने लगता है। यही कारण था, लासा पहुंचने से पहले ही मैंने निश्चय कर लिया था कि किसी अच्छे साथी के मिलते ही उन्हें लौटा दूंगा। छूसिन सा के मालिक साहू ज्ञानमान जब नेपाल लौट रहे थे, तब मैंने राजनाथ के संकोच का कुछ भी न ख्याल कर उन्हें भारत लौटने की कड़ी सम्मति दी,
और मेरी सांस तब तक ऊपर टंगी सी थी जब तक उनका तार कलिम्पोर्ट से आ नहीं गया। अंधेरा होते हाथे हम एक 5-6 घर के गांव हुआ में पहुंचे। कुत्ता के हाँ ने हमारा स्वागत किया। 16 को सवेरे ही सामान धर्मवर्धन के साथ छोड़ हम आगे चल पड़े और 8:30 बजे ज्ञानची पहुंच गए। एक मास की डाक पड़ो था। तुम्हारा भी पत्र था और जगदीश का भी। उत्तर में छंचीम विठियां लिखतो थो। रात को 3 बजे तक जागते रहे। कल ही विज्ञप्ति के आए प्रूफ को भी देख डाला। आज सभी चिट्ठियां लासा में संग्रह की गई चीजों के 20 पार्सल डाक में डाले जाएंगे। हाँ, श्री प्रशांतचंद्र चौधरी 1C5 ने पुटको के फोटो के लिए एक अच्छा कमरा और 12 दर्जन फिल्म भेजे हैं। अब सत्य की यात्रा में उन्हें ले जाना है। शायद अखबारों में तुमने गृध्रकूट को खोज निकालने वाले श्री चौधरी का नाम पढ़ा होगा। पंजाब में हिंदी के प्रथम पुजारी श्री नवीनचंद्र राय की पुत्री श्री हेमंत कुमारी चौधरानी को तुम जानते ही हो। प्रशांतचंद्र उन्हीं के पुत्र हैं। वंशानुगत गुण जानते हो। पिता से पुत्री में और उससे फिर उनके पुत्र में तिरकी चाल से चलता है। इस प्रकार चौधरी महाशय में गुण जरूर आने चाहिए। वह विद्वत्ता के साथ बड़े विद्याव्यसनी हैं। और सबसे उत्तम बात तो ये है कि अभी तक उन्होंने विवाह की फांसी अपने गले में नहीं डाली। टिशिबू 23 जून 34। प्रिय आनंद, प्रायः 1 सप्ताह की प्रतीक्षा ज्ञानची में करनी पड़ी। वहां से संग्रहित चीजों को पंडित ब्रजमोहन व्यास, प्रयाग म्यूजियम और जायसवाल जी, पटना म्यूजियम के पास डाक से भेज दी। ज्ञानची में जितने दिन रहे, ज्वर और कब्ज की शिकायत बनी रही। दोस्तों ने सलाह दी, यहाँ रहकर अस्पताल की दवा करा के चंगे होकर फिर जाइए। मैंने कहा, जाड़ा सिर पर आ रहा है। दरख्तों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। दवा कराने का मतलब है सबसे आवश्यक जिन मठों का दर्शन है, उससे वंचित हो जाना। चलने पर बीमारी अपने दूर होती रहेगी। जितनी ही हम जल्दी कर रहे थे, उतनी ही खंचरों के मिलने में देरी हो रही थी। आखिर दूने से भी ऊपर किराया देने पर 3 पोर्डे गधी में घोड़े की औलाद मिले। कल 9 बजे हम लोग रवाना हुए। पहले 3 बार नदी के बाएं से गए थे, अब की बार हमने दाहिने का रास्ता लिया। सरकारी डाक का रास्ता भी इधर नहीं है। आज हमें स्पोक्सवर्ड छोगपा पहुंचना था। धर्मवर्धन के खंचर की पीठ पर न चारजामा था और न लगाम। एक बार तो उन्होंने हिम्मत ही हार दो। खैर, कहने सुनने से फिर सवार हुए। पोर्डे देखने में छोटे मालूम होते हैं किंतु बड़े मजबूत है। 3 डाक से अधिक चलकर 18वीं मील में हमारा रामता दाहिनी ओर घूमा। स्पोकहम का मठ 21 मील से कम न होगा। हम लोग शाम होते होते पहुंच गए। लामा द्यू मज्द लासा में मिल चुके थे। क्या पो भिक्षुओं को अब तक मैंने सहृदय पाया था। यहाँ के भिक्षु भूस्तनपा होने से सस्क्यपा की एक शाखा ही है। लामा ने अच्छा स्वागत किया। यद्यपि विक्रमशिला के अंतिम नायक कश्मीर जन्मा महापंडित शाक्य श्रीभद्र यहाँ स्वयं नहीं आए थे, किंतु पीछे उनकी परंपरा के कोई लामा पुरानी वस्तुओं को लेकर यहाँ आ गए। मुझे पता लगा था कि यहाँ कुछ तालपत्र को पुस्तकें हैं और उन्हीं के लिए ये प्रयास था। लामा से पहले मतलब ही की बात की। उन्होंने कहा पुस्तकें अवश्य सवेरे मिलेंगी। श्री प्रशांतचंद्र चौधरी का भेजा कैमरा और 12 दर्जन फिल्म ज्ञानची में मिल गए थे। यहाँ ज्ञानची से इतने समीप इतनी प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलेगी, यह आशा बिल्कुल न थी। सवेरे कायदे के मुताबिक 8.2 रुपये से कुछ अधिक अर्पण कर चीजों के दर्शन की अनुमति मांगी। 8 बजे तीनों पुस्तकें आ गई। एक पुस्तक में तो प्रज्ञापमिता, अष्टशास्त्रिका, व्याकरण तथा कुछ और पुस्तकों के कितने ही पत्रे थे।
दूसरी पुस्तक का तालपत्र अधिक सुरक्षित है। इसमें कुछ सर्वास्तिवादीय सूत्रों पर सर्वास्तिवादी शाक्य भिक्षु अश्वघोष की टीका है। इसी में अश्वघोष की परिकथा है। पुस्तक खंडित है। इन दोनों तालपत्र की पोथियों के अतिरिक्त एक जा संवत 1310 में लिखी गई थी। मध्यांतविभंग कारिका, मध्यांतविभंग सूत्र पोथी कागज पर है। पोथी में मैत्रेयकृत और अभिस्मयाकार है। अभिस्मय अलंकार को आचार्य शेरबास्की संपादित कर चुके हैं, इसलिए वाकी 2 पुस्तकों के फोटो लिए। पुटकों के फोटो का ये प्रथम प्रयास है, इसलिए सफलता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पत्तों के रखने का अच्छा चौखटा न होने से फोटो लेने में काफी देर हुई। समझा था मंदिर देखकर चल देना होगा। विहार में गए। यहाँ महास्थव शाक्य श्रीभद्र की एक छोटी सी आसीन मूर्ति है, जो उनके सामने ही बनाई गई थी। 6-7 अंगुल से बड़ी न होगी। नाक तोते जैसी और बहुत बड़ी है। चौखटे में मड़ी एक देवी का चित्र भी है, जिसे यहाँ वाले खास नागार्जुन के हाथ की बतलाते हैं। मूर्ति के दाहिने हाथ में त्रिशूल, नीचे सिंह और बाईं ओर एक स्त्री मूर्ति है। ये चित्र भारतीय है, इसमें तो संदेह नहीं। सबका फोटो लिया। इतना हो जाने पर समझा था अब काम समाप्त हो गया, और खच्चर वाले सज्जन को कह भी दिया, खच्चर तैयार करो, किंतु हमारे मित्र ने कहा अभी लामा के पास चलना है। 2-3 चाय के प्याले मुंह में डाले होगे कि 2 चमड़े से मड़ी पेटियों रख दी गई। अब भी हमारा ध्यान उधर आकर्षित न हुआ था। फिर एक पेटी खोलकर धीरे से एक चित्रपट हमारे पास के खंभे पर टांग दिया गया। नजर उधर पड़ते ही मैं तो चिहुक पड़ा। अरे, ये तो भारतीय चित्र है, 12वीं सदी का। अमोघपाश लोकेश्वर का सुंदर चित्र। आकृति कुछ त्रिभंगी। कैमरा बंद कर चुके थे, किंतु धर्मवर्धन की भी राय हुई, जरूर फोटो लिया जाए। यदि समय होता तो धर्मवर्धन को कॉपी करने के लिए कहता। फिर उस बक्स में से मदारी की झोली की भांति एक एक चीज निकलने लगी। यह क्या? ये शाक्य श्रीभद्र के 3 चीवर हैं। रंग भूरापन लिए हुए लाल। बुनाई सिलाई बारीक। यह क्या? यह विक्रमशिला के उस महास्थव का भिक्षा पात्र। लोहे का, आकार में, मझोला भीतर सफेद कलई सी। इसी में लोहे के फंदे पर मधा जल छक्का भी है। और यह उनका जूता है। एक ही है। सारा कपड़े का बना, पन्ही के आकार का। किनारों पर और नीचे काले रंग की वानस सी। जिस वक्त मैं ये पवित्र चीजें देख रहा था, मेरे शरीर के रोम खड़े हो रहे थे। इसी बक्स में तत्कालीन भोटदेशीय कुछ आचार्यों के भी जूते, भिक्षापात्र तथा दूसरी चीजें थी। महास्थव शाक्य श्रीभद्र 1203 ई. में आकर तिब्बत में 8 वर्ष रहे थे। फोटो लेने के लिए बाहर जाने के वक्त दूसरी लंबी पेटी को बंधी देखी। मालूम हुआ इसमें चित्रपट है। खोलने पर वह तो 2 दर्जन से भी अधिक निकले। इतना समय भी न था। मैं तो कूद रहा था, क्यों मैंने यही तक का किराया नहीं किया। आखिर आंख मूंदकर उसमें से एक चित्र धर्मवर्धन ने, एक मैंने और मेरे परिचित लामा ने निकाले। ओहो, कितने सुंदर चित्रपट हैं। तिब्बत के बने, किंतु भारत को पूरी छाप। जरूर यह चित्र 14वीं शताब्दी से इधर के नहीं हो सकते। ऊपर छत पर जाकर 2-3 फोटो लिए और फिर मित्रों से विदाई ली। 4 बजे पोई खड छोगबा, यही उच्चारण है, मठ से विदा हुए। भोट देश की यात्रा की कठिनाइयों से चित हिचकता तो जरूर है, किंतु फिर भी एक बार यहाँ आने की हिर्ज लेकर ही विदा हुआ। सूर्यास्त के कुछ पूर्व रास्ते के एक गांव में पहुंचे, और यही ग्यगर लामा, भारतीय गुरु, ने रात को बसेरा किया। शेगच 9254 टशी बुसे घंटा रात रहते ही चल दिए, क्योंकि आज 7 डाक खड 35 मील
के करीब चलना था। खच्चर ने 1-2 जगह बोझे का पटक दिया और फिर से लादने में आध पौन घंटे चले गए। आजकल खेतों की कटाई है, लोग भिनसार ही से लग जाते हैं, इसलिए उनके शब्द जहां तहां सुनाई देते थे। पूर्णमासी होने से चंद्रमा 16 कला से उगे थे। चंद्रमा के सामने होने से हमें उन्हीं का प्रकाश दिखाई पड़ता था। एक बार पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ों को पीछे उषा की किरणें छिट रही थी। संदेह होने लगा सूर्य के उगाने पर भी क्या चंद्रमा इतना ही चमकता रहेगा। दोनों के चमकने पर एक बात होगी, हमारी छाया सिमटकर दोनों पैरों के नीचे छिप जाएगी। इसी तरह के फजूल के ख्याल दिमाग में चक्कर काट रहे थे। 8 बजे के करीब मीलों लंबी खेती को पार हो हम पे ना जोड़ के नीचे पहुंचे। जोड़ किला पहाड़ की बाहीं पर बना है। दूर से देखने पर बहुत सुंदर मालूम होता है। नीचे गांव है जो किसी समय बहुत बड़ा रहा होगा। भोट की तवायफुल मलुकी के जमाने में यहाँ भी कोई गजा रहा होगा। रास्ता गांव के भीतर से है। बाहीं की दूसरी ओर पहुंचने पर फिर दूर तक फैले हुए खेत दिखलाई पड़े। खेत कितने ही कट गए हैं। कटे हुए अनाज का डठल समेत खेत में ही गंज कर दिया गया है। किन्हीं किन्हीं खेता में गेहूं की लाल मुंडा बालें अब अभी खड़ी है। काम करते वक्त गीत गाने का शौक तिब्बत में आम है। एक खेत में पुष्प के सहित सिर्फ एक स्त्री काट रही है। देखा वह भी तान ले रही है। कुछ मील और पार किए, एक गौ आया और फिर खंग विषाणकल्प एक चारिनी टोटी सी पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक गंदिंग का मठ पड़ा। दूर से देखने पर तो तिब्बत के मठों की इमारतें इंद्र भवन को भी मात करती है। मठों के लिए क्या कहना है। ज्ञानची से 660 मील से अधिक नहीं है, किंतु नदी की दोनों ओर के मठों की संख्या 100 से अधिक बतलाई जाती है। सिवाय लोगों की मेहनत की कमाई को स्वाहा करने के इनसे लोगों को यदि कोई फायदा हुआ है तो वह है मिथ्या विश्वास और मिथ्या आचार का भरपूर प्रचार। 10 बजे के करीब 2-4 घर के एक टोले में पहुंचे। यहीं चाय पानी करने को सलाह हुई। सफेदे और वोई की छाटी सी बगीची में उतर पड़े। आड़े हाथ मक्खन डालकर केसरिया चाय तैयार की गई। खाने के लिए चूरा निकाला तो दांत ने कट किया। अत्र पत्थर का कौन चबावे। और था सत्तू और सूखा मान। सत्तू चाय चीनी मक्खन डालकर चमड़े की थैली में मसला गया। फिर भेड़ की पिछली सूखी टॉग का टुकड़ा हमारी ओर बढ़ाया गया। चाकू से काट काट कर खाना शुरू किया और पेट भर खाया। ये लिखना शायद भूल गया कि इस यात्रा में कच्चे सूखे मांस के खाने का मैंने पूरा अभ्यास कर लिया है। पिछली फेनवो की स्मरणीय यात्रा में तो कई दिन तक हमारे मित्र नातीला छोटे छोटे टुकड़े कर सूख ये चैत्ररी के मांस को खिलाते रहे। हम समझते थे ये भेद का मांस है। 7 का मांस खर्च हो गया तो रेडिट के पहले के लह दौड़ खंग में उनने कहा सूखा मांस खत्म हो गया, यहाँ ताज़ा मान मिल रहा है। हमने कहा ले लो, 2 टान काफी होगा। उन्होंने कहा नहीं, इतना क्या होगा, 4 साड़ का ले लेते हैं। खरीद कर आया, देखते ही मैं तो डर गया। अरे ये तो चवरी का मांस है। दोस्तों ने कहा चवरी का ही सूखा मांस तो इधर खाते रहे हैं। कुछ न पूछो, मुझे कहानी याद आ गई। बलिया जिले के नए बने आचारी बाप बेटे मद्रास की ओर तीर्थ करने गए थे। एक दिव्य देश में पहुंचे। दर्शन करके जाते वक्त लोगों ने कहा जाते कहाँ हो, ठहरो, गोष्ठी भोजन गोष्ठी होगी, पुंगल लेकर जाना। बेचारों ने समझा पुंगल कोई भारी प्रसाद होगा। रात के वक्त अंधेरी शाला में कुछ टिमटिमाते चिराग जल रहे थे, बेचारे देख न सकते थे। हाथ में गत्तर डाज दिया गया। पहले लड़के ने गफ्फा मारा और चिल्ला उठा, अरे बाबू, धर्म ले ले हो, अरे ईद खिचड़ा हो।
बेमनत्रों गल कहत बाड़े। हमने नातीला से उलाहना दिया, किंतु उन बेचारों का क्या दोष। नेपाली लोग तो चैवरी को गो जाति के भीतर गिनते ही नहीं। हमारे पुराने भारतीय के शकारों से पूछा जाता तो वह भी चमड़ी मृग ही कहते। हमने कहा धर्म चला गया। चमड़ी और गाय के संयोग से होने वाली संतान का यदि आगे भी वंश चला सकता है तो वह गो जाति बाहर हो ही नहीं सकती। अब क्या करे, कितना अच्छा होता यदि मेरे कहे मुताबिक धर्मवर्धन लासा से 12 भगवान का कुछ शरीर भाग लाए होते। फिर मेरा हिंदूपन इतने दिनों तक मुझसे अलग तो नहीं होने पाता। लोगों ने भात और चमर मांस पकाया था, कुछ सवेरे के लिए भी रख दिया। मैं रात को बहुतेरा समझाता रहा, जाने दो, अब तो हो गया। शायद साने की लालच से या कैसे मन उस समय सहमत सा जान पड़ा। सवेरे जब थाली सामने आए, मन में कान में धीरे से इतना ही कहा कह हो जाएगी। आखिर वाकी यात्रा निरामिप ही हुई। हाँ, तो सूखे मांस और सत्तू का भोजन हुआ। मेजबान रेहे बूढ़ी ने अपनी कांच की मालाएं ग्यंग लामा के सामने पेश की कि वह उन पर फूंक मार दे, जिसमें जप अधिक पुण्यदायक हो। धर्मवर्धन की सिफारिश और अधिक माथापच्ची से बचने के लिए वैसा ही करना पड़ा। धर्मवर्धन भी पहले से ही कुछ नास्तिक हैं और बाकी कमी मेरे माथ पूरी हो जाएगी। 6 वर्ष तक अपने जन्म प्रदेश अमंडा में वह अवतारी लामा के तौर पर रहे। पीछे उसे छोड़ बैठे, कहते थे तिब्बत के लोगों में लामों के लिए भयंकर श्रद्धा है। लोग श्रद्धा के मारे उनका मूत्र तक पीते हैं। ये सत्तू या किसी और चीज में डालकर गोली के रूप में बांटा जाता है। मैंने पूछा और पाखाना, बोले मिले तो वह भी। पिछली यात्रा से लौटने पर एक दिन बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने यही बात पूछी थी। भनक उनके कान तक पहुंच चुकी थी, किंतु न जानने के कारण मैंने उसे झूठ बतलाया था। पिछले दिसंबर में दलाई लामा मरे थे। उनका शरीर कई महीनों तक नमक के भीतर रखा गया था। लासा में सुना था वह नमक प्रसाद चुपके चुपके कितने ही लोगों के प्राप्त हो चुका है। उस नमक की एक कणिका से लोक परलोक के कितने हो पाप कट सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं। चाय पान के बाद चले। सामने पोड़ गु शरला जोत दिखलाई पड़ रहा था। इसे ला नहीं लाई जोन्नी कहना चाहिए। बहुत ज्यादा चढ़ाई उतराई नहीं है। फिर कुछ ही आगे पोड़ गु नुबला मिला। बादल उमड़ रहे थे। दूर टशी लुम्पो के काले पहाड़ों पर बिजली भी कौद रही थी, किंतु हमारे पुण्य के प्रताप से वह हमारे पास आकर हल्के झोंकों और थोड़ी सी फुहार के रूप में परिणत हो गई। एक और बिना नाम के लोप का पार कर टशी लहुपो का मठ दिखाई पड़ा। ज्ञानची वाली नदी के पुल के पास एक पहाड़ी है। मालूम होता है जैसे अफ्रीका का हाथी सूंड आगे फैलाकर बैठा हो। पुल के उस पार टशी लामा का उद्यान प्रासाद है। पूछने पर मालूम हुआ उसका नाम कुनख्याव लिडका है। मैंने कहा लंग अन लिडका गजोद्यान नाम कहीं अधिक सार्थक होता। सूर्योस्त होते होते शे गे पहुंच गए। मामूली दिक्कत के बाद साहू मान बहादुर चंदव बहादुर की दुकान मिल गई। डेरा पड़ गया। शाम और रात को चाय पीने से मैं परहेज किया करता हूँ, क्योंकि उससे अधिक लघुशंका होती है। तो भी आज आग्रहवश कुछ प्याले चढ़ाने पड़े, ये जानते भी कि ऊपर छत पर, जहाँ पेशाबखाना है, पास में एक काला कुत्ता बंधा हुआ है। रात को पेशाब लगी, जाने की हिम्मत न हुई। आखिर सारी अपूर्ण और दबी इच्छाओं को पूरा करने ही के लिए तो स्वप्न की सृष्टि है। रात को स्वप्न देखा, छत पर जा रहे हैं और काला कुत्ता जंजीर तुड़ाकर ऊपर कूदना चाहता है। आज सवेरे टशी लुनपो विहार में गए, जो कस्बे से लगा हुआ है। पहले बुशहरी रघुवीर को खोजना था। आसानी से मिल गए
और साथ लेकर मंदिरों के दर्शन के लिए चल दिए। पहले टशी लामा से चौथे टशी लामा तक के शवागारों को देखा, कुछ और को भी। फिर टशी लुनपो के सबसे बड़े पंडित समलो गेशे यानतन के पास पहुंचे। ये हमारे धर्मवर्धन के स्वदेशीय हैं और दोनों एक दूसरे के नाम से परिचित हैं। कुछ देर बात हुई, फिर फोटो खींचा। 11 बजते बजते आसन पर लौट आए। सलाह तो थी आज बहुत सवेरे चलने की, किंतु 7 बजे से पूर्व हम नहीं चल सके। ज्ञानची से आए खबरों को ही 2-2 साढ़ पर 2 दिन के लिए किराया किया। अपनी पहली यात्रा में शेगचे से शंतु तक की बात लिख आए हैं, इसलिए उसे दोहराने की जरूरत नहीं। रास्ते में 1 घंटा खंचरों को चरने के लिए छोड़ा गया और 11:30 बजे हम लोग शलू मठ में दाखिल हुए। अपने पूर्व परिचित रीसो रिम्पोचे के पास पहुंचे। 4 वर्ष बाद भी उन्होंने झट पहचान लिया, दिल खोलकर स्वागत किया। अपनी 3 पुस्तकें, अभ्युदय कोश, भोट भाषा की प्रथम पुस्तक और भूत भाषा व्याकरण उन्हें भेंट की। फिर 3 घंटे तक बोच बीच में चायपान के साथ बातें होती रही। मैंने कुछ ही मिनट बाद पूछ डाला, यहाँ तालपत्र की कितनी पुस्तकें हैं? तुम जानते ही हो, पिछली यात्रा में वज्रदाक तंत्र की तालपत्र की पुस्तक इन्हीं लामा ने प्रदान की थी। रीसो रिनपाछे ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, हाँ, कुछ तालपत्र की पोथियों यहाँ के गुहामठ में हैं। यहाँ के खनपो आचार्य और 4 लामा से भो पूछना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत आदमी भेज दिया और यह पक्का ठहरा कि कल सवेरे मील भर दूर वाले विहार से वह पुस्तकें यहाँ लाई जाए, जिसमें मैं यही पढ़कर काम की पुस्तकों का फोटो ले सकूं। धमकीती के न्याय संबंधी महानग्रंथ प्रमाण वार्तिक का अंतिम अनुवाद संशोधक इसी मठ के लोच धर्मपालभद्र, जन्म 1527 ई. थे। हम लोग सोच रहे थे क्या इन पोथियों में प्रमाण वार्तिक की मूल प्रति नहीं हो सकती? अगर कड़ी हो जाए तब तो यहाँ फोटो पर विश्वास नहीं करना होगा, लगकर उसे उतार कर ही चलेंगे। खैर यह बात तो कल की है। 2 बजे विहार के दर्शन के लिए निकले। शलू विहार को 1040 ई. में जेचुन शे ऑफ व्यूर्गनुस ने स्थापित किया था। इस प्रकार यह मठ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पुराने मठों से कई 100 वर्ष पुराना है। मठ किसी समय अच्छी उन्नत अवस्था में थे। जिस मठ में तिब्बत का सबसे महान विद्वान वर्सनोन रिनछन श्रुव 1290-136430 शिप्य हुआ हो, उसकी विशेषता के बारे में क्या कहना। अब भी यहाँ के पुराने 4 डसर कॉलेज, उनके 4 खनपो डीन आचार्य मौजूद है, तो भी अब उसकी पुरानी श्री चली गई है। 300 के करीब भिक्षु है, किंतु उनमें पढ़ने लिखने वाले कम ही है। बिहार एक ऊंची दीवार से घिरा मैदान में अवस्थित है, जैसा कि तिब्बत के सभी पुराने विहारों के बारे में देखा जाता है। इसी दीवार के भीतर दक्षिण की ओर शालू गांव के गृहस्थों के भी घर है। पुराना विहार रेहेड वाले रास्ते के स्निग्लुर विहार की शक्ल का लाल रंग की पत्थर की ऊंची दोवारों का है। इसके बीच में ऑगन था, किंतु खंभों को खड़ाकर उसे शाला का रूप दे दिया गया है। सभी दर्शनीय चीजें इसी के भीतर हैं। प्रधान द्वार पूर्व की ओर है। द्वार के सामने भी ऑगन और ओसारे हैं। द्वार के भीतर घुसते ही गोमखंग है। मठ के रक्षक देवताओं का देवालय है। इसमें तरह तरह के चेहरे, बीभत्स देवमूर्तियां तथा पुराने अस्त्र शस्त्र टंगे हैं। भीतर पहुंचकर दीवारों पर यत्र तत्र और पुराने कुछ नए चित्र देखे। फिर दक्षिण ओर के कंजूर देवालय में गए। इसमें हाथ के लिखे 3 कंजूर है। स्नथंग छापे सबसे पुगना कंजूर भी इसी में है। तीनों काल के 3 बुद्ध भी यहाँ हैं। कुछ पुराने पत्रे हमने मूर्ति के पीछे फेंके देखे। पढ़ने पर मालूम हुआ वह बहुत पुराने हैं।
फिर हम पश्चिम ओर के 2 मंदिर जो खंग स्वामीगृह और हयग्रीव मंदिर तमडिनलहखंग में गए। पहले में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्ति है। इसी में अवलोकितेश्वर खसरपन का भी मूर्ति है। दूसरे में दीवार के सहारे कितनी ही विशालकाय बोधिसत्व की मानव मूर्तियों है। इसी में हमारे मित्र रीसुर रिनपोछे के प्रथम अवतार का चैत्य है। इनमें कुछ पीतल की मूर्तियों में कुंडे लगे हुए हैं। लोग बतलाते हैं वह भारत से आए हैं, किंतु चौड़े ललाट को देखकर वह नेपाल की मालूम होती है। फिर हम उत्तर ओर के गोसुमलखंग में गए। इसमें 3 दरवाजे हैं, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा है। इसी में मठ के संस्थापक का चित्र पश्चिम की दीवार पर है। दक्षिण पश्चिम उत्तर के देवालयों की भीतर से एक परिक्रमा है। हम इस संकरी परिक्रमा में घुसे। देवालय की ओर की दीवार में तो हजारों बुद्ध के चित्र है, किंतु बाहर की ओर की दीवार पर जातक की सी बहुतमी कथाएं चित्रित हैं। जगह जगह उनके नीचे लेख भी है। चित्र सुंदर हैं। भारतीय पात्रों को भारतीय कपड़ों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों को कर्म 8 लास्यु 28,42,010 की पुस्तक के अनुमा पंक्ति किया गया है। इनका सराय 10वीं सही का व्यंत हो सकता है। नेन लाइट का प्रबंध होता तो फोटो लेने की कोशिश भी करते। नादम हमले पर पहुंचे। नीचे वाले मंदिरों पर ही पथ गंदिर कार भी है। अव पर केंद्र में मीसट की बहुत सुंदर मूर्तियों क्यम की नेहको बहन परीकी से बनाया गया है। 5 में प्रहारनिता की मूर्ति है और अगल बगल अनेक रुद्ध गणिया क नेह दीपकर श्री ज्ञान जब ई शून्य मंदिर चाहे दोनों ने को अंश चढ़ाया था, जिसका एक टामा अद भी इनापान को एक औथ में मौजूद है। इस मंदिर की परिक्रमा की दीवारों पर भी सुंदर चित्र हैं। दक्षिण वाली दीवार पर चित्रकारी ने अपना नाम यमम प बमद रमन ज्यूम लिखा है। तिब्बत में चित्रकारों के जीवन और इतिहास की ओर अब तक लोगों का ध्यान नहीं गया। यदि तिब्बत में ज्ञान कभी सार्वजनीन वस्तु होगी, तो विद्वानों को इस ओर बहुत करना होगा। दक्षिण ओर के मंदिर में दीवारों पर तरह तरह के मॉडल चित्र हैं। मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेय की खड़ी पीतल की मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। बुद्ध की मूर्तियों में चीवर पहनने का वही ढंग है जो वर्मा के भिक्षुओं में आज भी पाया जाता है। बाएं हाथ में उसी प्रकार चीवर का एक छोर पड़ा हुआ है। ऊपर ही एक मंदिर में 16 स्थविरों की मिट्टी की मूर्तियां हैं। कलाकार ने हर एक मूर्ति के व्यक्तित्व को अलग निर्मित करने की कोशिश की है। 4:30 बजे मंदिर दर्शन समाप्त हुआ। फिर शनियों की परिक्रमा करने निकले। पास के वृक्षों की 3/4 पत्तियों को पीला देखकर झर याद हो आया जाड़ा आ गया। तो भी काम अधूरा तो छोड़ना नहीं है। आज यही पता लगा, शिगचे से आधे दिन के रास्ते पर नीगे मठ में भी एक तालपत्र की पुनक है। खोजने पर निश्वत में कितनी ही काम की संस्कृत पुस्तकों का मिलना संभव है, लेकिन मवाल है उनके लिए उतनी परेशानी उठाने को कितने तैयार हैं। शाम को भूमृतोन के अवतार में मिलने गए। आयु 30 नर्प की होगी। मिलने से बड़ी नम्रता प्रकट की। रीसो रिनपोछे के पास स्मृति ज्ञान कीर्ति की एक छोटी सी जीवनी देखो। तुमका लिमबना भूल गया कि तिब्बत में आकर 8 वर्ष चरवाही करने वाले इस भारतीय पंडित की मैं लिख रहा हूँ। एक अंक समाप्त भी कर चुका हूँ। इस जीवनी से मालूम हुआ, इन मस्तमौला को उनका मालिक अबू भेद लेगस कहता था, और शायद रताइन के और लोग भी उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। धर्मवर्धन ने स्मृति का भेड़ चराते वक्त का एक चित्र भी बनाया है, जो कहानी के साथ छपेगा। श्रीनगचे 28 सितंबर 34। तालपत्र को पुस्तकें प्रधान विहार से कुछ हटकर पहाड़ के भीतर वाले विहार रीफुग में है, ये पहले बतला चुका हूँ। 11 बजे के करीब पुस्तकें वहां से आई। फिर कल 4 बजे तक उन्हें देखते ही रहे।
पुस्तकों में 6 लिपियों पुराण कश्मीरी, शारदा, रंजन, 3 प्रकार की बतुल का व्यवहार किया गया है। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची विहार ओडिशा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल भाग 21वें में छपी है। पुस्तक देखने से पहले मैंने पूछा था क्या और भी पुनके हैं। एक ने उत्तर दिया अभी बहुत है, किंतु साथ के आदमी ने कहा नहीं है। असल बात क्या है वह तो नहीं कह सकता, किंतु पूछताछ से जान पड़ता है अभी और भी कितनी ही पोथियों है। लामा महाशय ने कहा एक घर भर की पोथियों को लाना पड़ेगा, अभी हमारे पास इतने मी नहीं है। भोटिया दूसरे महीने चैत में हम तालपत्र को पुस्तकों को अलग करेंगे। उस वक्त पुस्तकों की संख्या और जिन पर भोटभाषा में नाम होगा उसे भी आपको सूचित करेंगे। ये लोग तो समझते हैं ग्यालामा हर वक्त भोट में आता रहेगा। सारी दिक्कतों का इन्हें पता नहीं, इस प्रकार बाकी पोथियों को नहीं देख सका। बड़ा अफसोस है, विशेषकर इसलिए कि वहां धर्म कीर्ति के प्रमाण वार्तिक के मिलने की संभावना थी, क्योंकि उसके अनुवाद का अंतिम संस्करण शलुके ही एकली चव ने किया था। 5 बजे के करीब कुछ पत्रों के फोटो लिए। दोनों अवतारी लामो रीसुर रिनपोछे और वुनस्तोन रिनपोछे का पुस्तकों के साथ फोटो लिया। वस्तुतः ऐसी जगहों पर फोटो लेकर वही धोबी लेना चाहिए, किंतु जानिफ पुस्तकों की लालच से पिछले साल से ही अधकचरे फोटोग्राफर बने हैं। धोना सीख भी लिया जाए तो भी उसके लिए जगह और सामान का धोना आसान नहीं है। रीसुर रिनपोछे की बात पर विश्वास होता है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार बृहस्पतितंत्र की तालपत्र की पुस्तक की दी तारांकन 1636 की तृतीय यात्रा में इन मठ में 27 तालपोथियां मिली, जिनमें प्रमाण वार्तिक मूल के 3 परिच्छेद तथा संपूर्ण ग्रंथ की एक सुंदर टीका भी शामिल है, जिसे तुमने लंका में देखा था। उन्हें मैंने कह दिया है मेरा आना तो मुश्किल है, किंतु मैं एक भारतीय तरुण को यहाँ भेजने का विचार कर रहा हूँ। आज सवेरे कश्मीर के पंडित शाक्य श्रामभद्र 1183-12.5 ई0 विक्रमशिला के अंतिम गायक की एक पुरानी मूर्ति का फोटो लिया। रीसुर स्मिपोछे ने अपने 3 घोड़े हमें शिन्नाचे तक पहुंचाने के लिए दिए और 8 बजे सधेरे हमने शुंच बिहार को उसके इस भारतीय निधि की रक्षा के लिए प्रज्ञाम किया। रीमुर रिनपोछे को पूरी आशा है कि हम फिर भोट में आएंगे। 12 बजे दोपहर का हक शिंगंद जोटे यत्रों से 55 घंटे के रास्ते पर नेरी स्थान के एफ विहार में 2 तालपत्र को पुस्तकों का पना लगा है, किंतु जाने आने की दिक्कत और समयाभाव के कारण उस छोड़ दिया जाता है। अब सलाह है चौथे दिन यहाँ से प्रम्यान करे। पहला मुकाम गुंथिंग स्थापिति 0 में पड़गा और वहाँ की पुराना चांजे देखी जाएगी। वैसे कल परमो ही चल देते, किंतु वहों की चीजों के दर्शन के लिए यहाँ से हाकिम की मुहर ले। 41,666 को पानी न वरयान पर देवह तांत्र की एक गली पोथी है जो 3 दप पूर्व भारत से आगे की ही गहन यात्रों से लेकर बहु पहुंचाई गई है। जानी पर तो है जो कि परसों ही मिलेगी। यहाँ से 3-4 घंटे के रास्ते पर है। वहाँ पर भोग कुछ ताल नत्र की पुस्तकों का पता लगा है। फिर 3-4 घंटा और चलने पर और मिलेगा, जहाँ के एक परिव्राजक ने बतलाया डोर में तानपत्र की पुस्तकें 100 से भी अधिक होगी। वहाँ दिन ठहरना पड़ेगा और पुस्तकों की जांच पड़ताल करनी होगी। प्रमाण वार्तिक मिला तो कन्वे पर भरोसा न करके उसे लिखना पड़ेगा। पुस्तकों का एक सूची भी बनानी होगी। फिर नहोस चाणक्य जहाँ पर भारत से लाई पुस्तकें सबसे अधिक बतलाई जाती है, सस्क्य से कलिम्पोड़ और काठमांडू दोनों ही 5 दिन के रास्ते पर है। मन कह रहा है शिवरात्रि में आने की अपेक्षा इमाबत क्यों न वहां चले चला। खैर इनका निर्णय मंत्रेय पहुंचकर ही होगा।
आने वाले के लिए 8 अश्लटुन से ही उचित स्थान मालूम होना है। भोट के प्रधान धवाचार्य टसीलाना चीनने लौटने वाले हैं। उसमें विशेष परिचय होने पर पुनकों के अन्वेषण में सब प्रकार की सुविधा होगी। रघुवीर रामपुरी भी यही है, जिन्हें हिंदी का अचन ज्ञान है। वह भोतपापा में धर्मकार्तिक के प्रमाण वार्तिक को समाप्त करने जा रहे हैं। सनक्रिन के पढ़ने का बड़ा शौक है। यहाँ के सबसे बड़े विद्वान समलोगेशे भी परिचित हो गए हैं। और सत्र में बड़ी बात यह है कि तालपत्र के संस्कृत ग्रंथ यही आसपास में है। राहुल सांकृत्यायन।